पढ़ाता ही रहता हूँ हर दिन नए, पढ़ाता ही रहता हूँ हर दिन नए। चैप्टर भी ऐसे जो इम्पोर्टेंट रहे, चैप्टर भी ऐसे जो इम्पोर्टेंट रहे। पढ़ के तो देखो कॉन्सेप्ट भी मेरा, पढ़ के तो देखो कॉन्सेप्ट भी मेरा। और अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब कर देना। हो हो बाबू रे, वीडियो को देख, पूरा तो देख, वीडियो को देख। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र सेट 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं और सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहल का क्वेश्चन, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए क्या कहता है भाई। चलिए, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आपको इसके लिए हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो चलिए, कमेंट आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 2 सदन होता है। पहला सदन को हम लोग कहते हैं, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं राज्यसभा। किस नाम से जानते हैं उसको? राज्यसभा। और जो होता है निम्न सदन, उसे हम लोग कहते हैं लोकसभा। ठीक है, ये 2 सदन संसद में विद्यमान होते हैं। और संसद का अगर अंग पूछा जाए तो इसी में से एक और अगर हम लोग जोड़ देते हैं, राष्ट्रपति, तो ये संसद के अंग बन जाते हैं। ठीक है, संसद बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये अंग होते हैं संसद के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? ये जो विधानमंडल होता है, ठीक है, विधानसभा तो नाम सुने ही होंगे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है विधानमंडल का क्या कार्य होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है नियमों कानूनों का अधिनियमित करना, तीसरा है न्यायिक मामलों को कार्यान्वित करना, और चौथा है कानूनों को कार्यान्वित करना। जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, प्रैक्टिस हो। देखिए, जितना भी क्वेश्चन लेकर आए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% वीवीआई होने वाला क्वेश्चन है, जो इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नहीं हो रहा है तो हम तो बता भी कर रहे हैं उसके बारे में, और विशेष जानकारी भी साथ में लेके आए हैं। एक क्वेश्चन बताएंगे लेकिन जानकारी उससे हम देंगे बहुत सारे अनेक क्वेश्चनों का। तो चलिए बताइए। हाँ, ऑप्शन आना शुरू हो गया। ए चलो बाबू, ए नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? सही जवाब हो जाएगा। विधानमंडल का कार्य क्या होता है? संविधान द्वारा जो नियम कानून बनते हैं, ठीक है, या संसद द्वारा जो नियम कानून बनाया जाता है, उन नियमों कानूनों को अधिनियमित करना यानी लागू करवाने का सही तरह से कार्य इनको दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा में पूछा जा रहा है। ठीक है, धन विधेयक तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि वित्त मंत्री करता है कि प्रधानमंत्री करता है कि अध्यक्ष? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, बराबर एग्जामों में ये पूछा ही जाता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या होने जा रहा है? राष्ट्रपति होगा कि वित्त मंत्री होगा कि प्रधानमंत्री होगा कि अध्यक्ष होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। अध्यक्ष का मतलब होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वही क्या करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। संविधान के अनुच्छेद 110(3) एवं 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है। और इसी संदर्भ में उस
का विनिश्चय अंतिम होता है, मतलब वही कर सकता है, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका यानी व्यवस्थापिका हम लोग जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो व्यवस्थापिका जो होती है वो किस मामले में कार्यपालिका से भी ज्यादा पावरफुल यानी शक्तिशाली मानी जाती है? तो बताइए तो, संसदीय सरकार में क्या, संघीय सरकार में क्या, राष्ट्रपति सरकार में क्या, कि अधिकारवादी सरकार में? जल्दी कमेंट करके बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा संसदीय सरकार। ठीक है, संसदीय सरकार में क्या होता है, संसद जो बनता है एक तरह से आप कह सकते हैं वही क्या होता है, विधायिका होता है। और उस देश में जो भी कानून बनते हैं, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है या कानून को हटाने का अधिकार किसके पास होता है, विधायिका को होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं वो कार्यपालिका से क्या होती है, अधिक प्राथमिक होती है या अधिक शक्तिशाली होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा में, ध्यान से देखिए, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? कह रहा भारत में पहली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो 6 महीने का समय उसको लग गया था चुनाव रिजल्ट घोषित करने में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है, ठीक है, अस्तित्व में कब आई? क्या जनवरी 1952 में, क्या अप्रैल 1952 में, क्या नवंबर 1950 में, क्या नवंबर 1949 को? जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो बाबू, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अप्रैल 1952। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके सामने हम लेके आए हैं। 25 अक्टूबर का दिन था 1951 से 21 फरवरी और 1952 तक पहले आम चुनावों के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का क्या हुआ, गठन हुआ था। ये ध्यान में रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए पूछा जा रहा है। क्या 3 महीने, कि 6 महीने, कि 9 महीने, कि 12 महीने? 2 सत्रों के बीच, जो सत्र होता है ना, बैठक होता है, तो उसके बीच में अधिकतम कितना होना चाहिए? जल्दी कमेंट करके बताइए तो, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है सर। 6 महीने, 3 महीने। देखो बाबू, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ना वो हो जाएगा 6 महीने। 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। कितना बार बैठक होता है? 3 बार होता है। और बजट अधिवेशन फरवरी मई, वर्षाकालीन अधिवेशन जून जुलाई सितंबर और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर को होता है। राज्यसभा के संबंध में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है और किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने आवश्यक हैं, क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। इसीलिए 2 को होना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? अगर मान लेते हैं कि मंत्री है, कैबिनेट बनाया, प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, और लग रहा है कि बेटा वो जो प्रधानमंत्री है उसका जो नेता लोग है या विधायक सांसद लोग है, सांसद लोग, वो उसका साथ नहीं दे रहा है, तो बाकी को लगता है ना कि भाई ये तो हट जाएगा, तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसमें जितना जन वोट कर दिया भाई हम इस प्रधानमंत्री का बात नहीं सुनेंगे, हमको दूसरा प्रधानमंत्री अच्छा लगता है या दूसरा को बनाएंगे, तो उस प्रस्ताव को कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। तो इसको कहाँ पारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, क्या केवल लोकसभा में, क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राज्यसभा की विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में? बताइए तो कमेंट करके क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताते हैं, भाई गलत बोल रहे हो तुम लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है केवल लोकसभा। क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा। लोकसभा में ही हम अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। ठीक है, अगर पारित हो जाता है तो फिर वो प्रधानमंत्री के साथ साथ वो कैबिनेट पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और एक नए सिरे से फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, या तो वो कंडीशन अगर नहीं होता तो फिर से चुनाव करवाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा,
एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? ठीक है, एक वर्ष तक जितना भी पैसा कौड़ी आता है, जीडीपी से आता है, बाहरी देश से आता है, विदेशों से प्राप्त आय होता है, तो सबको एकत्रित करके उसको कौन सा विधेयक कहते हैं और कौन पारित करता है? आर्थिक विधेयक के नाम से, वित्त विधेयक के नाम से, अनुपूरक विधेयक के नाम से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? बहुत ही आसान है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्त विधेयक के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि। देखिए, भारतीय संसद किसी राज्य के विषय में कानून कब बनाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अधिकतर बच्चे इसको गलत मार देते हैं। कोई राज्य के बारे में हमको कानून बनाना, मान लेते हैं हम संसद है, तो हम कब बना सकते हैं? क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला कंडीशन है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। दूसरा, देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। और चौथा हो जाएगा ए और बी दोनों। बोले तो ए और बी दोनों। जल्दी कमेंट करके बताइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के भीतर कानून बना और जिसको संसद ने पारित किया। वहां से धारा 370 को हटा दिया गया तथा जम्मू कश्मीर राज्यों को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। तो ये स्थिति कैसे वहां पे लागू हुआ और कानून को कैसे बनाया? तो आप गौर किए होंगे, अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में स्थिति को आपातकालीन बना दिया था। आपातकालीन बोले तो 352 वहां पे लग गया था, पूरा सेना भेज दिया था। उसके बाद क्या हुआ, अब जानबे करते हैं, लोकसभा राज्यसभा में सबसे पहले पारित कर दिया कि आज से जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटती है। उसके बाद लोकसभा में, पहली बार राज्यसभा में और फिर लोकसभा में पारित किया। इसे ज्यादातर जो भी कानून बनते हैं सबसे पहले उसको पारित किया जाता है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा भेजा जाता है। लेकिन गृह मंत्री जी ने क्या किया, सबसे पहले राज्यसभा में ही पास करवा लिया। कहीं जान रहा कि राज्यसभा में ही अड़चन पैदा होगा, तो राज्यसभा में पास करवा लिया। और लोकसभा तो है ही है, उसका सबसे ज्यादा तो वहां पे सदस्य है ही है, तो आसानी से पास हो जाएगा, उनको मालूम है था। तो इस तरह से क्या हुआ, 370। तो कोई भी कानून बनने के लिए दोनों पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहला, अनुच्छेद 352 के आपात स्थिति होना चाहिए। दूसरा, देश 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करे। 2 या 2 से अधिक विधानसभा अगर उसको अनुरोध करता है कि ऐसा कानून होना चाहिए, तो फिर ये हो सकता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? भाई कौन सा ऐसा सदन है कि अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का क्या होने जा रहा है सही उत्तर। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा सर, ऑप्शन नंबर ए। नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, राज्यसभा। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं तो और दिमाग आपका क्लियर हो जाएगा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। बताइए ना, उपराष्ट्रपति। सभा का पदेन सभापति हम कहते हैं, अध्यक्ष नहीं कहते हैं, पदेन सभापति कहते हैं। और जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में किया गया है, तो इसलिए अध्यक्ष नहीं होता है, क्या होता है वहां पे, सभापति होता है। और उसका वो सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये तो मालूम है ना आपको। चलिए बढ़ते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सेम क्वेश्चन एकदम, जल्दी कमेंट करके बता दिए, अभी आपको बताएं, भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है फ्रांस। जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? देखिए, लोकसभा का कार्यकाल आप जानते होंगे ये 5 वर्ष का है, लेकिन इसको बोला जा रहा है 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार, कितने बार 6 वर्ष का मतलब किया गया है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम देंगे इसी प्रश्न में। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं ऐसा हुआ है। जल्दी कमेंट करके बताइए। सर हम तो कभी नहीं देखे हैं, डी होगा मेरे हिसाब से। क्या बात कर रहा बाबू, अब तुम नहीं देखोगे, तुम्हारा बाप तो देखा होगा। बाप नहीं देखा, तुम्हारा दादाजी हो सकता है, तुम कैसे कह सकते हो? चलिए तो बताते हैं। 1 बार हुआ था ऐसा कंडीशन, ऐसा क्यों हुआ था, चलिए इसके बारे में कहानी आपको सुनाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार ही, यानी वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आपातकाल, इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया था, किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार आपात उद्घोषणा लागू होने की दशा में लोकसभा का कार्यकाल 1 बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, और तथा घोषणा के लागू न रहने की दशा में किसी भी प्रकार से उसका अवलोकन करना असंभव है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? कोई भी सरकारी खर्चा, भाई वो जब तक बोलेगा नहीं आप सरकारी खर्च कर ही नहीं सकते हैं। और कौन है? ऑप्शन नंबर ए संसद, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, और चौथा है उच्चतम न्यायालय। जल्दी कमेंट करके बताइए। तो और ये प्रश्न का उत्तर लगभग जन क्या मारते हैं? गलत मारते हैं, और जिसके कारण उसका नंबर कट जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिक भरा क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी, सर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, डी। डी देखिए, डी आ रहा है, फंस गए ना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संसद। संसद जब तक नहीं चाहेगा तब तक सरकारी खर्चा हो नहीं सकेगा। और इससे कुछ जुड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, संविधान के अनुसार भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं होगा, और इस उपबंध के अनुसरण में लोकसभा में अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की सब मांगों और संचित निधि पर भारतीय व्यय शामिल किया होता है, और राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। पारित बिल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालिका को विहित उद्देश्यों के लिए धन के खर्च की अनुमति मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? पूछा जा रहा है, ये जो है ना कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को राज्य सूची में, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत वो करता है ऐसा काम? क्या 115 के तहत, क्या 183 के तहत, क्या 221 के तहत, क्या 249 के तहत? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? और हाँ, ये भी बताइएगा कि ठीक है, टोटल आपका जब ये सेट कंप्लीट हो जाएगा तो कितना मार्क्स आप इससे उठा पाए, कितना आप सही जवाब दे पाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 249 अनुच्छेद के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन का मतलब जिसे लोग डायरेक्ट चुनते हैं, डायरेक्ट जिसका चुनाव किया जाता है और सीधे भेजा जाता है, तो वो कौन है? वो राज्यसभा है क्या? वो लोकसभा है क्या? क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों है क्या? इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करके बताइए। तो डायरेक्ट जिसका चुनाव होता है, यानी जनता द्वारा निर्वाचित सदन के नाम से भी उसे जाना जाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। पीपल ऑफ द हाउस कह सकते हैं एक तरह से। सर लोकसभा होगा, राज्यसभा? चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के जो सांसद होते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनको हम डायरेक्ट चुनते हैं। बस उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? वोटर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, मतदाता सूची में आपका नामांकन होना चाहिए। नाम होगा तो आसानी से जाके आप वोट डाल सकते हैं, और जिसको हम लोग चुनते हैं वो सांसद कहलाता है। और वही सांसद क्या होता है, वो दिल्ली में जाके संसद भवन में बैठता है, और जिस पार्टी का जितना ज्यादा सांसद होगा वही क्या करता है, सरकार बनाता है। आप बताइए तो लोकसभा में कितने सीटें हैं और राज्यसभा में कितने सीटें हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल किसको कहते हैं? ठीक है, क्या प्रश्नकाल से पहले का समय को, क्या सत्र का पहला घंटा, क्या प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, क्या जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए
तब का समय। जल्दी कमेंट करके बताइए तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। बराबर आप टीवी में सुनते होंगे, टेलीविजन में सुनते होंगे। जल्दी कमेंट करके बताइए तो। सर पहला नंबर, प्रश्नकाल से पहले का समय। नहीं बाबू, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय। ठीक है, प्रश्नकाल जब होता है और अगली कार्य सूची के बीच का समय को हम लोग कह सकते हैं क्या, शून्यकाल। ठीक है, बीच में शून्य आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। कोई भी सांसद है, ठीक है, वो अपनी सदस्यता गंवा देता है। कब और कितना अंतराल होना चाहिए? ठीक है, 45 दिन तक वो गायब रहे, कि 60 दिन तक निरंतर गायब रहे, कि 90 दिन तक निरंतर गायब रहे, कि 365 दिन तक पूरे साल तक निरंतर गायब रहे? तो बताइए तो कमेंट करके इस प्रश्न का क्या जवाब होगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, भाई सबे मार दो ना ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों 60 दिन हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत यदि कोई सांसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अवधि तक वो सदन के सभी अधिवेशनों में उपस्थित नहीं रहता तो सदन के उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। वो उसके लायक नहीं होता, सीधे निकाल दिया जाएगा। आपको सूचित करना है, सूचित करना है कि हम, मेरा फलना काम है तो उसका काम है, उसके बारे में बता के जाइए तो ठीक है। अब बिना बता के आप नागा किए बाबू, सीधे आपका सदस्यता ही रद्द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ठीक है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका वेतन कौन निर्धारित करता है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो। राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल, संसद? जल्दी कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता निर्धारित कौन करता है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई। राष्ट्रपति। सर ए अभी बताएं इस प्रश्न का सही जवाब, थोड़ा ध्यान दे के देखिए वीडियो को। संसद होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत कौन नहीं आता, जिसका नियंत्रण विधायक लोग नहीं करता है, या विधायी जो शक्तियां होती है, व्यवस्थापिका जो होती है वो नहीं करती है? शून्यकाल, क्या स्थगन प्रस्ताव, क्या बजट सत्र, क्या किसी विधेयक निरूपण? जल्दी कमेंट करके बताइए तो, जिसका नियंत्रण नहीं होता है। चलिए बताते हैं, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा शून्यकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वही, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोलने का अधिकार इनके पास होता है? तो क्या है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है क्या, राज्यसभा का सदस्य का नेता होता है क्या, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं क्या, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या होगा। दोनों जगह अधिकार दिया गया है। अभी इससे जुड़ी विशेष जानकारी भी आपको हम बताएंगे कौन कौन बोल सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो कहीं भी बोल सकते हैं, मंत्री है ना भाई। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी बताते हैं। प्रत्येक मंत्री भारत के महान्यायवादी यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में जिसका वो सदस्य है कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा। अनुच्छेद किसके तहत? 88 के तहत। तो देख सकते हैं ना, भारत के महान्यायवादी और प्रत्येक मंत्री का अधिकार है कि वो जाके कोई भी सदन में बोल सकता है, संयुक्त सदन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? भाई कौन समय ये दिया गया हाउस ऑफ द पीपल? जल्दी कमेंट करके बताइए। क्या 1954 में, क्या 1964 में, क्या 1974 में, क्या 1984 में? जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होने जा रहा है। क्या 1954? इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। हाउस ऑफ द पीपल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा का नाम अपनाया गया था। कब हुआ था? 14 मई 1954 को। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1954। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है नागरिक और चौथा है सिविल सोसाइटी। बताइए तो किसके लिए बनाया गया है?
ठीक है, लोकतंत्र अगर है तो प्रमुखता भाई किसके लिए है? कार्यपालिका के लिए, क्या न्यायपालिका के लिए, क्या नागरिक के लिए, क्या सिविल सोसाइटी के लिए? जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या हो जाएगा सर? नागरिक के लिए, नागरिक बिल्कुल सही जवाब है, नागरिक हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भाई नागरिक के लिए, जनता के लिए है ना, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता, जनता का पावर से लोकतंत्र चलता है, ठीक है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है अगर परिभाषा का बात करते हैं? लोगों द्वारा जहां पे क्या होता है, अपने शासकों का चुनाव किया जाता है, उसे ही हम सही मायने में क्या कहते हैं? लोकतंत्र। मतलब हमारे ऊपर कौन राज्य करेगा ये हम चुनते हैं, वो चुन के नहीं आएगा। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं, कोई भी राजा यहाँ बन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? भाई किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसका केवल एक ही मत होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो। जवाहरलाल नेहरू क्या, एम.के. गांधी क्या, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या, क्या सरदार पटेल? जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई ये अवधारणा किसने दी थी? सर जवाहरलाल नेहरू, सर सी। चलिए बताते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? पूछा जा रहा। देखिए भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। पहला लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ ही, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, 5 वर्ष। जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए सर बहुत ही आसान सवाल है, 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। देखो सब कोई 5 वर्ष मार रहे हो ना, चल गए तुम लोग, एकदम भितरामपुर चल गए। भाई इसका उत्तर 5 वर्ष नहीं होने वाला है, इसका उत्तर ये है ऑप्शन नंबर सी, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगर बहुमत हट गया तो बेटा वो 5 साल क्या राज करेगा, वो 21 साल में चल जाएगा, कोई कोई 18 दिन में चल जाता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा पढ़िए और देखिए भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 1 साल से भी कम के लिए चुने गए हैं, तो देखिए आपको पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ पे होती है? भारत में अगर देखा जाए शक्तियों का जो बंटवारा है सूची के हिसाब से किया गया है। सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले आता है संघ सूची, फिर आता है राज्य सूची, फिर आता है समवर्ती सूची, फिर आता है अवशिष्ट शक्तियां। तो बताइए तो ये अवशिष्ट शक्तियां भाई किसके पास अधिकार होता है? निहित केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास, स्थानीय शासन के पास। जल्दी कमेंट करके बताइए तो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए, और इस बार बिहार पुलिस के लिए। चलिए बताइए तो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों नहीं बाबू, गलत मार रहे हो। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिर्फ केंद्र सरकार। देखो संघ सूची हो या अवशिष्ट शक्तियां हो, इन दोनों का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, और राज्य सूची का सिर्फ अधिकार होता है राज्य सरकार के पास। जबकि समवर्ती जो होता है ना, ये समवर्ती सूची होता है दोनों के पास, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। समवर्ती समवर्ती समान दोनों के लिए, इसीलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, बुढ़वा पे ध्यान से देखिए, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री कब तक बना रह सकता है? अभी बताएं आपको, सशस्त्र बलों का समर्थन के लिए, क्या राज्यसभा का विश्वास के लिए, लोकसभा का विश्वास के लिए, कि जनता का समर्थन के लिए? जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है, इसका आंसर आप पे छोड़ते हैं। चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित है, कितनी सीटें हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए, ये भी आपके लिए हम छोड़ते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, सचिव, लोकसभा। जल्दी कमेंट करके बताइए तो, इसके लिए आपको मात्र 5 सेकंड का समय देंगे हम। जल्दी कमेंट करके बताइए, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रियों का जो टीम होता है, ठीक है, उसमें कौन अध्यक्षता करता है उसका? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? अगर तुमको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए तुम्हारा आयु कितना होना चाहिए बाबू? जल्दी कमेंट करके बताओ तो, क्या 18 वर्ष, क्या 21 वर्ष, क्या 25 की 35? जल्दी कमेंट करके बताओ, और ये भी कमेंट करके बताना जरूर कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।